recording is started. Okay, and हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. इट्स अ डिफरेंट. चेक करिए क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9. A trader commenced business in retail shop on 1st July 2004. So नया business है. In premises for which he had paid a rent of 160 per month. 160 per month rent है. The only record he kept apart from his bank statement were files of paid invoice and unpaid invoices for goods purchased. So ट्रेडर के पास बैंक स्टेटमेंट है, एक फाइल है, वो फाइल में सप्लायर का इन्वॉइसेस आता है. जैसे जैसे पेमेंट करता है ट्रांसफर्स इट टू पेड इन्वॉइस फाइल, एंड ऑफ कोर्स बचे हुए अनपेड इन्वॉइसेस है. टुगेदर विथ अ नोटबुक in which he recorded a few sales on a credit to special customer who paid him checks. Okay, वो ओनली स्पेशल कस्टमर को क्रेडिट देता है जो उसे चेक देते हैं. Cash received from cash sale was paid into till, out of which he paid certain amount of which he kept rough record and he made weekly banking. जो भी कैश सेल होता है वो सब उसे टिल में कैश बॉक्स में से आता है. I mean, he puts money in cash box, out of which he makes weekly banking also. कुछ एक्सपेंस करता है, रफ रिकॉर्ड रखता है, पैसा बैंक में भरता है. He paid all suppliers for goods purchased by check. सप्लायर को ओनली चेक देता है. Analysis of the bank statement for 6 months 31st December is as follow. हमने नया बिजनेस जुलाई में स्टार्ट किया है. बैंक स्टेटमेंट माने हमारी पासबुक आई है. ओके, उसमें दो साइड है, एक डिपॉजिट इनटू बैंक है, एक विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक है. कैपिटल पेड इनटू बैंक, लोन फ्रॉम फादर इन लॉ जो इंटरेस्ट फ्री है. चेक फ्रॉम सप्लायर फॉर गुड्स रिटर्न, स्पेशल कस्टमर से चेक मिले होंगे. टोटल वीकली कैश बैंकिंग. विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, शॉप फिक्सचर, हाउसहोल्ड फर्नीचर, suppliers for purchases, rent, insurance, electricity and the closing balance. ये सब क्या है? पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है. The trader estimates that the total amount paid out of the till मतलब cash box before making weekly banking were drawing wages and shop expense. ये total amount paid है for that 6 month. आगे, you ascertain that on December 4, stock correctly taken at cost were 1376. The balance in the till was 208, including a post-dated check for 120 cashed for a customer. Checks for 136 from special credit customer paid into the bank had not been cleared. One for 56 was cleared on 3rd January. Other 80 dishonored and the customer could not be traced. This sum is considered as bad. Other special customer owed 192. The following checks had been issued but not presented: rent, lighting. The cash paid into the bank included 240 from a sale of surplus shop fitting. There was no profit loss on the transaction. The insurance premium covered the year up to 30th June 5. That's covered the period of 9 months. Suppliers unpaid invoices 1792. There was 32 owing for electricity. Prepare the balance sheet on December 4 and profit and loss account for half year ended. हाफ ईयर क्यों बोलते हैं? हमने जुलाई में बिजनेस स्टार्ट किया है, अप टू 31st दिसंबर है. ऑलराइट, आई होप आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन कॉपी कर लो. क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन निकाल लो, बिकॉज यू विल बी रिक्वायरिंग द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन लगेगा. विदाउट क्वेश्चन हम सब नहीं कर पाएंगे एंड आई विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द क्वेश्चन. वीडियो पोस्ट करके लिख डालो, स्क्रीनशॉट ले लो. कर लिया इतना? आई होप आप लोग ने वीडियो निकाल आई मीन पॉज करके लिख दिया है.
क्वेश्चन कॉपी कर लो। यू नीड द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी लाइन ड्रॉ करें। क्या क्या लाइन ड्रॉ करना होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि इट्स अ न्यू बिजनेस। बिल्स सिविल बिल्स पेएबल नहीं है ट्रांजेक्शन। डेटा क्रेडिटर बनेंगे, यस। कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम सेपरेटली, यस। एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 की लाइन ड्रॉ करना हम लोग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 की लाइन ड्रॉ करना हम लोग शुरू करें, या क्वेश्चन नंबर 9 की लाइन ड्रॉ करना हम लोग शुरू करते हैं, यस। Let's start drawing the line for question 9. चलिए क्वेश्चन 9 की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या क्या हमें बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर हाफ ईयर एंडेड। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर हाफ ईयर एंडेड। बैलेंस शीट क्या होगी? हाफ ईयर की होगी कि फुल ईयर की होगी? सोच के आंसर दो, पता तो चले आपका 90 मार्क्स कैसे आया, 100 मार्क्स। व्हाट अबाउट द बैलेंस शीट? सर वो एज ऑन होगी, डेट राइट। पे मतलब। ना वो हाफ ईयर की होती है, ना वो फुल ईयर की होती है। अरे वो तो 31 दिसंबर रात को 12 बजे की 1 सेकंड की होती है। 12 बजे के पहले भी अलग बैलेंस शीट हो सकती है, 12 बजे के बाद में भी अलग बैलेंस शीट हो सकती है, एट 11 o'clock भी एक अलग बैलेंस शीट हो सकती है। सो सही बोले आपने, वेरी नाइस। बैलेंस शीट ना हाफ ईयर की होती है, ना फुल ईयर की होती है, वो तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट की होती है। सो ट्रेडिंग अकाउंट 8 लाइन, P&L 15-20 लाइन लग दे। ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाइन में भी हो जाएगा, बट P&L में लग दो 20 लाइन। ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाइन में भी हो जाएगा, छोटा सा है ना, नया बिजनेस है, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है। फिर आते हैं बैलेंस शीट पर।
ठीक है। फिर डेटर्स क्रेडिटर, फिर कैश बुक, कैश बुक में हमको दोनों कॉलम लगेगी, कैश बैंक, कैश बुक 20 लाइन्स लगेगी, चलो शुरू करें। टॉपिक का नाम है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। The name of the topic is account from incomplete record. How do we start? Start from opening balance sheet and transactions during the year, then closing balance sheet. कितने रूल है? 2 rules. कौन से दो? Rule 1, Rule 2. What is Rule 1? Those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. हमारे ये प्रॉब्लम में रूल 1 अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं है, इट्स अ न्यू बिजनेस. सो रूल 2, ऑल द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन 2 टाइम, 1 डेबिट 1 क्रेडिट. स्टार्ट करें. आर यू रेडी विद द लाइंस? जल्दी से एक दो जन माइक में बोल दो. Yes, sir. तो फिर हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं. इफ यू आर रेडी विद द लाइंस वी कैन स्टार्ट द सम. चलिए स्टार्ट करिए. हमको जो दिया गया है वो पासबुक ही दिया गया है स्ट्रेट में. डिपॉजिट इन द बैंक, हम बैंक में भर रहे हैं. बैंक टू कैपिटल, बैंक टू लोन, बैंक टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर, बैंक टू कस्टमर्स एंड बैंक टू कैश. पहला बैंक में लिख देते हैं, फिर सेकंड इफेक्ट दे देंगे. चलिए स्टार्ट करिए. सो बैंक टू कैपिटल, $3,200. बैंक टू लोन फ्रॉम फादर इन लॉ,
bank to creditors, creditors माने supplier, bank to customer and bank to cash, weekly deposit in the bank. सबकी सेकंड इफेक्ट दे दो. Bank to capital, bank to loan from father-in-law, bank to creditors, bank to debtors, bank to cash. Give the second effect. कैपिटल एंड लोन लायबिलिटी में आएगा, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स में पोस्टिंग कर दो. सो बैंक टू कैपिटल, सबकी सेकंड इफेक्ट दे दो. बैंक टू कैपिटल, वन टू थ्री फोर फाइव. फिर बैंक टू लोन, लोन फ्रॉम फादर इन लॉ. फिर बैंक टू क्रेडिटर्स, नॉर्मली क्रेडिटर को हम पैसा देते हैं, बट इफ वी रिटर्न बैक गुड्स दे गिव मी बैक माय मनी. बैंक टू कस्टमर, एंड बैंक टू कैश, कैश में बाय बैंक. हमने मनी बैंक में डिपॉजिट किया है, वो दैट वाज अ कॉन्ट्रा एंट्री. सो मैंने कैश ये बैंक अकाउंट जो पासबुक है उसकी रिसीट साइड मैंने लिख दिया है. ऑल द ट्रांजेक्शंस विल कम टू टाइम, वन डेबिट वन क्रेडिट. आगे चले. अब पासबुक पेमेंट साइड, विड्रॉल साइड, शॉप फिक्सचर टू बैंक, हाउसहोल्ड फर्नीचर टू बैंक, suppliers to bank, rent to bank, rates to bank, insurance to bank, electricity to bank, and the closing bank balance. Now rent, rates, insurance and electricity P&L में इनर कॉलम में आएगी. सब में एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड ऑल. एंड बैंक बैलेंस में भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि चेक डिपॉजिटेड, नॉट क्लियर्ड, वो सब है. तो देखेंगे कैसे करते हैं. ठीक है. सो पहले एक बाजू बैंक में लिख डालो, फिर पोस्टिंग कर देंगे. Let us write first here, then we'll make posting. So by shop fixture, by household furniture, by suppliers, by rent, rates माने municipal taxes, by insurance,
by electricity, and then 1 2 3 4 5 6 7 8, about 8 लाइन के बाद क्लोजिंग बैंक बैलेंस 2552, वैसे इसमें एडजस्टमेंट है 2552 में, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्लियर वो सब है। सो देखते हैं हम कैसे करेंगे। मेरे साथ में लिखना 2552, बाद में 2552 कट भी हो जाएगा। एनीवे, शॉप फिक्सचर, हाउस होल्ड फर्नीचर, सप्लायर्स, shop fixture 1600, asset inner column, household furniture you are taking something home, कैपिटल से लेस हो जाएगा, सप्लायर क्रेडिटर में हो जाएगा, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में है, इलेक्ट्रिसिटी में 2 एडजस्टमेंट है और बाकी सब में भी एडजस्टमेंट है, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब में एडजस्टमेंट है। स्टार्ट करें। ऑलराइट, शॉप फिटिंग, shop fixtures, then household furniture, कैपिटल से लेस हो जाएगा, फिर सप्लायर्स, फिर रेंट, that's insurance, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिया है? ये क्लोजिंग बैलेंस दिया कहाँ है? बैंक बैलेंस दिया कहाँ है? कहाँ? प्लेस। तो आंसर ये दिया है पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट है ना। सो मैं लिखता हूं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक। 2552, 1 2 3 4 लाइन छोड़ देंगे। ये जो भी बैलेंस दिया है वो पासबुक है ना, सब कुछ पासबुक ही तो है। ये पूरा जो भी दिया है वो सब पासबुक ही तो है, सब कुछ तो पासबुक है। ओके, चलिए लेट्स गो फर्दर। इतना हो गया तो मुझे बताइए। वीडियो देखने वाले को एक मजा है, कभी भी वो रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। हाँ सर। Done. सर आजकल पासबुक मिलती नहीं है ना बैंक से? पासबुक मिलती है ना, अभी सर भी मिलती ऑनलाइन है। हो गया ना अब तो। नहीं, बट यू कैन गेट ए हार्ड कॉपी नो इफ यू वांट। मेरे पास है, सेविंग अकाउंट में तो होता ही है। सर आप अभी रिसेंटली ओपन किया कोई अकाउंट? हाँ, लेकिन यू टू निगोशिएट विद द बैंक कि मुझे पासबुक चाहिए, और एल्स आई विल नॉट ओपन। दे विल डिस्करेज यू फ्रॉम द पासबुक।
क्योंकि उनको मेहनत चलिए करनी सही पड़ती है, बात है। उनको मेहनत करनी पड़ती है पासबुक भरने की एंड ऑल दोस थिंग्स. बट द फ्यू ऑनलाइन अकाउंट्स जिसमें पासबुक नहीं होती है वो भी होते हैं, जिसमें आपको हाँ बैंक में ही सर। नहीं जाना है, अकाउंट ओपनिंग के लिए भी बैंक में नहीं जाना है, उसमें पासबुक नहीं मिलती है बिकॉज यू डोंट गो टू बैंक. चले. चलो स्टार्ट करें. लिख दिया ना. Yes, sir. Okay. Shop fixture balance sheet में household furniture you are taking something home, capital becomes less, supplier माने creditor हो गया, rent, rent, insurance, electricity P&L में आ गया, and bank balance. ठीक है. चलिए अभी the trader estimates total amount paid, total है out of the cash box, still माने cash box, before making the weekly banking well, drawings, wages and sundry shop expense. So drawings to cash, wages to cash, sundry shop expenses to cash. So एक इफेक्ट तो ऑब्वियसली कैश बुक में लिख देते हैं, ड्राइंग्स, wages, sundry shop expense. So the amounts are drawings 1600, wages 1120 and sundry shop expense 640. सबकी सेकंड इफेक्ट दे दूं. Drawing you are taking money home, wages trading account, sundry shop expense P&L. Drawing 1600, wages trading account, wages trading account 1120 and sundry shop expense 640. Drawings, wages, sundry expense. आगे next, you ascertain that on December 4, stock correctly taken at cost were 1376, closing stock. Trading credit balance sheet asset side 1376. Closing stock. Closing stock 1376. Trading credit balance sheet asset. Okay. आगे क्या है? The balance in the till माने क्या? Cash box is 208. That includes a post-dated check cashed from a customer. इसका क्या मतलब होता है? हमारे कैश बॉक्स में 208 है कैश और चेक्स मिलाकर.
एक चेक पर कल की डेट लिखी है, टुमारो की डेट, और बाद में कैश भी हो जाता है। फिलहाल 120 का मुझे कुछ नहीं करना है, बाद में कुछ करना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे कैश बॉक्स में 208 है, फिलहाल हमारे कैश बॉक्स में 208 है। हाँ, ये कैश चेक मिलाकर है, कोई कस्टमर ने चेक दिया होगा, उसके पर आज की नहीं कल की डेट लिखी है, जो हम कल जाके बैंक में भी ले आएंगे, बैंक से कैश भी ले आएंगे। सो वैसे कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली है। बट 120 का ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो बाद में देखेंगे, वो भी कर सकते हैं हम। फिलहाल कैश 208, कैश बैलेंस 208, मेरे कैश बॉक्स में कैश और चेक मिलकर 208 पड़े हैं। 208, दिस इंक्लूड्स वन पोस्ट डेटेड चेक। फिलहाल तो पोस्ट डेटेड चेक कैश बॉक्स में है तो कैश कॉलम में ही लिखेंगे, कल वो कैश टू चेक टू कैश भी कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे। अब मेन क्वेश्चन जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, द पर्पस व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन इज एडजस्टमेंट 3 एंड 4। एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 के लिए ही मैंने पूरा क्वेश्चन लिया है। अब ध्यान से सुनना, देखते हैं कितना इंटेलिजेंट है तुम लोग, जो है मेरे को पता है। चेक फॉर 136 फ्रॉम ए स्पेशल क्रेडिट कस्टमर पेड इन टू बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, had not been cleared. One for 56 will be cleared on 3rd January next month में। अदर 80 का तो डिसऑनर भी हो जाएगा, कस्टमर कुड नॉट बी ट्रेस, गायब भी हो गया है, द सम इज बैड, बैड डेट्स भी हो गया 80 रुपीज तो। एंड अदर स्पेशल कस्टमर ओड 192, 192 तो क्लोजिंग बैलेंस है, उसकी बात बाद में करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन, चेक फॉर 136 फ्रॉम स्पेशल क्रेडिट कस्टमर इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब मेरी क्वेश्चन सुनो, हमने 136 का चेक बैंक में भरा है, 80 का डिसऑनर होगा बाद में फ्यूचर में, और 56 फ्यूचर में क्रेडिट होगा। आज 31 दिसंबर को चेक बैंक में भरा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या 130, आपकी कैश बुक्स चेक करो, ये 136 की एंट्री हो गया है बैंक में भरने की कि बाकी है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, हमने बैंक टू डेटर्स 240 किया है, क्या उसमें ये 136 आ गया है कि नहीं आ गया है? दैट्स माय क्वेश्चन। सर हमने तो कर लिया होगा ना जिस दिन बैंक में दिया था। सो आपके हिसाब से ये 240 में 136 की एंट्री आ गई है, दैट्स योर क्वेश्चन, आई मीन वो आपका एजम्पशन या तो जजमेंट है। कोई खास वजह है ये सब बोलने की? ठीक है, एनी अदर आंसर? तुम्हारे में से कोई ऐसे सोचता है कि 240 की एंट्री, and I mean 240 doesn't include 136? Anybody? Yes, sir, it is not included because it is not clear, so it is not shown in their passbook, ना? हाँ, अब सुनो, तुम्हारा आंसर सही है। ये हमने जो एंट्री किया है ना अभी तक का, ये जो भी मैंने कैश बुक में लिखा है ना, बैंक कॉलम, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है ना ब्लैक कलर की, 3200, 1600, 224, 240, 944 एंड सेम वे पेमेंट साइड, वो क्या है पता है? पासबुक का रेप्लिका है। हमने अभी तक कैश बुक में बैंक कॉलम में जो भी लिखा है वो पासबुक का कट कॉपी पेस्ट है, या तो कॉपी पेस्ट है। जितने ट्रांजैक्शन पासबुक में है उतने ही ट्रांजैक्शन सो फार मेरी बैंक कॉलम में है। डू यू अग्री और डिसअग्री? मैंने बोला जितने ट्रांजैक्शन पासबुक में है अभी तक उतने ही ट्रांजैक्शन मैंने ये बैंक कॉलम में लिखा है। टेल मी ट्रू और फॉल्स, चैट में लिखो ट्रू और फॉल्स। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जितने ट्रांजैक्शन पासबुक में है उतने ही ट्रांजैक्शन अभी तक मेरी बैंक कॉलम में है। मैंने आपको पूछा है, टेल मी ट्रू और फॉल्स। 25 स्टूडेंट जो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं उन्होंने बताया ट्रू, एंड आप सही बोलते हैं, ये तो पासबुक का रेप्लिका है। अब बताओ
क्या ये पासबुक में वो 240 वाले चेक रिफ्लेक्टेड है? जल्दी से बोलो, क्या ये 240 वाले, क्या ये 136 वाले चेक रिफ्लेक्टेड है? नहीं है, क्योंकि वो चेक तो अगले मंथ उसका डिसीजन आएगा. वन चेक विल गेट क्लियर्ड, वन विल नॉट गेट क्लियर्ड, जो भी होगा इन एनीवे नेक्स्ट मंथ में होगा. सो 136 की एंट्री 240 में नहीं किया है. अब बताओ, ये 136 की एंट्री मुझे करनी होती है या नहीं करनी होती है? वो भी तो बताओ. 136 की एंट्री मुझे करनी होती है या नहीं करनी होती है? इन अदर वर्ड्स हम चेक मिलने की एंट्री कब करते हैं? हम चेक मिलने की एंट्री कब करते हैं? तो आंसर सुनो, हम डिपॉजिट करते हैं कब करते हैं स्वप्ना? जब डिपॉजिट करते हैं चेक। गलत जवाब. जैसे ही मुझे चेक मिलता है हम बुक्स में चेक मिलने की एंट्री करते हैं. वो बैंक में भरा नहीं भरा, पास हुआ नहीं हुआ, वो सब बाद में की बात है. द मोमेंट कस्टमर गिव्स मी ए चेक, आई मेक रिकॉर्ड इन माय बुक्स. ये सिंपल बट इंपॉर्टेंट रूल लिख के रखो. एक काम करो. क्या काम करेंगे तो सुनिए. क्या आप देख सकते हैं ये मेरी नोटबुक है, मतलब आपकी भी नोटबुक ऐसी ही है. कैन यू सी द नोटबुक? ओके. ये नोटबुक के Yes, ऊपर जो व्हाइट मार्जिन होता है ना, व्हाइट मार्जिन, उधर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिख के रखो. कब ऊपर ही क्यों लिखने का व्हाइट मार्जिन में, नीचे क्यों नहीं? क्योंकि जब भी नोटबुक खुले वो रूल, सिंपल रूल दिखाई दे हमें. तो लिखो ये बात जो भी मैं लिखाता हूँ. ओके, सिंपल रूल है बट इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं पता है. सो लिखो ये इंपॉर्टेंट रूल. इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1, ये मैं जो भी लिख रहा हूं आपको पता है. एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ चेक is recorded in business when check is received. So याद रखना, रिसिप्ट ऑफ चेक की एंट्री हम बिजनेस में कब करते हैं? when check is received. Same way, entry for issue of check is recorded in business. in business मतलब कैश बुक में. हाँ, when check is issued. ये सिंपल 11 स्टैंडर्ड के रूल है बट बहुत काम के है. सो एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ चेक इज पास इन आवर बिजनेस बुक्स व्हेन चेक इज रिसीव्ड, एंड एंट्री फॉर इश्यू ऑफ चेक इज पास्ड इन द बिजनेस कैश बुक व्हेन चेक इज इश्यूड. ठीक है, लिख दिया. सो अभी तुमको पता है वो 136 की एंट्री हमें करनी है. अब सबको पता है वो 136 की एंट्री हमें करनी है. कर देते हैं सर, या? अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि सारे बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डायरेक्टली पासबुक से हैं, तो अरे फिर तो फिर 240 में इंक्लूड तो होता फिर वो ना. लोग अलग तरीके से क्वेश्चन देते थे ना. तो Then the फिर उस question केस may be में वो given include हो जाता है. differently. Sorry. तो फिर उस केस में ये जो हम ट्रांजैक्शन अभी कर रहे हैं चेक का, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होता ना. हाँ, एंड वो अच्छा. ट्रांजेक्शन की देने की स्टाइल ही अलग होती थी. गॉट माय पॉइंट? हाँ सर. यस सर. सो यहाँ तो बहुत जानबूझ के यहाँ पासबुक दिया है, एंड रियल लाइफ में सिंगल एंट्री में हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, पासबुक ही तो है. ओके, सो अभी आगे बढ़ाइए. अब हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 पर है. ठीक है, सो एडजस्टमेंट 3 लिखे. ये रूल नहीं है, अभी अपनी वर्किंग आगे बढ़ाते हैं. अपने समझने के लिए वर्किंग है.
adjustment 3, entry for receipt of check which is not passed so far should be passed now. कौन सी एंट्री है वो? बैंक टू डेटर्स, क्योंकि हमारी किताब में जैसे ही हमें चेक मिलता है हम एंट्री करते हैं, जैसे ही हमें चेक मिलता है हमें एंट्री करना होता है. सो एंट्री इज बैंक टू डेटर्स. In business books, the moment checks are received, it should be recorded. Pass, no pass, deposit, no deposit से कोई लेना देना नहीं है. Bank to debtors. Entry for receipt of check which is not passed so far should be passed now. बैंक टू डेटर्स. ठीक है. सो अब हम ये जो दिया गया पासबुक था, उसे हम कैश बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं. करेक्ट. दिया गया पासबुक को हम कैश बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं. हेलो, हाँ मम्मी ने कर दो. दिया गया पासबुक को हम कैश बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं. इतनी बात समझ में आया? लिख दिया. एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ चेक विच इज नॉट पास सो फार शुड बी पास्ड नाउ. अब सुनिए आगे मेरा. अब ये जो 136 है, दो चेक है, 56 एंड 80. वो 56 का चेक नेक्स्ट मंथ में क्लियर होगा, 80 बाद में डिसऑनर होगा. उसका कुछ करना है मुझे? सो इसके आंसर तो हाँ. यस. देखते हैं वो क्या है. वो बैंक रिको के ट्रांजेक्शन है. ठीक है. अब मेरी बात सुनना, इंटरेस्टिंग बात. अब आप बैंक रिको सीखने वाले हैं, नॉट इवन नोइंग दैट आप बैंक रिको सीख रहे हैं. नॉट ओनली दैट, इस स्टाइल से आप बैंक रिकंसिलिएशन पहले कभी नहीं सीखे हैं. आपको जानने की जरूरत भी नहीं है कि आप बैंक रिकंसिलिएशन सीख रहे हैं. लेट्स सी. इधर देखिए, ये मेरी कैश बुक है. सम डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग बैंक रिको. शायद एक दो ही कोई तुम्हारे में से सीखा होगा इस स्टाइल से. एनीवे, ये कैश बुक है. मैं सिर्फ बैंक कॉलम बना रहा हूं. कभी की ईयर एंडिंग है 31/12 है ना. ठीक है. ये बैंक कॉलम है, ये रिसीट साइड ऑफ कैश बुक है, और ये पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक है. ओके. और ये मेरी पासबुक है. ये कैश बुक है तो ये पासबुक है. पता है पासबुक होता क्या है? पासबुक होता क्या है? आई रिपीट माय क्वेश्चन. पासबुक मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है कि बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट है? बैंक की बुक्स ऑफ बैंक होती है. हम नहीं लिखते पासबुक. पासबुक में हम कुछ लिखेंगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, फोर्जरी. दिस इज नथिंग बट कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट एज पर द बुक्स ऑफ बैंक. हमारे अकाउंट की कॉपी होती है. ये कस्टमर मतलब हम लोग, बैंक के लिए हम कस्टमर है ना, उसकी ये कॉपी है. ठीक है. और ये भी मेरे को अप टू 31/12/2004 है. ये मेरे ही अकाउंट की कॉपी है. ये हमारे अकाउंट की कॉपी है. इधर भी डेबिट क्रेडिट है. क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं और विड्रॉल बोलते हैं. ठीक है. अब मेरी बात सुनना. ये तो आपको सबको समझ में आ गया. कैश बुक बिजनेसमैन लिखते हैं, पासबुक बैंक लिखती है. पासबुक बैंक क्यों लिखती है?
क्योंकि वो बुक्स ऑफ बैंक है। कैश बुक हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारी बुक्स है। अब मेरी बात सुनना, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। सपोज मैंने कोई नया, आप लिखना मत अभी, मैंने कोई नया अकाउंट खोला एंड आई डिपॉजिटेड 10,000, तो मैं तो रिसीट, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, राइट कैश बुक रिसीट साइड, बैंक में इतना आया। डू यू अग्री और नॉट? क्या ये सही है कि गलत है कि कैश बुक Yes, बैंक sir. बैलेंस एंड पासबुक बैंक बैलेंस सेम होना चाहिए? मैंने और 2,000 डिपॉजिट किया, 12 हो गया। मैंने 3,000 विड्रॉ किया, कितना बैलेंस हो गया? 9,000। बैंक विड्रॉल साइड लिखेगी। सो टेल मी, जनरल रूल, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक should tally with bank balance as per passbook, yes or no? Bank balance as per cash book should tally with bank balance as per passbook in general, yes. अब मेरी बात सुनो, मैंने अकाउंट खोला, 10,000 डिपॉजिट किया, बैंक ने भी लिखा। अब सुनना मेरी बात, मैंने बैंक में 4,000 डिपॉजिट किया, ये चेक्स क्लियर नहीं हुए, सो बैंक में अभी भी जल्दी से बोलो कितना रुपीस है? 10,000। और हमारी बैंक कॉलम कैश बुक में कितना है? 14,000। अब मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात समझते ही आपकी बैंक रिको सीखने की स्टाइल बदली हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, जब मैं मेरा फाइनल अकाउंट बिजनेस में बना रहा हूं, तब मैं 14,000 मेरी बैलेंस शीट में लिखेगा कि 10,000 लिखेगा? 14,000। क्वेश्चन, मैं जब मेरा फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बना रहा हूं, तब मेरी बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस होता है वो 14,000 लिखना होता है कि 10,000 लिखना होता है? दैट्स माय क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर पर बैंक रिको की सीखने की स्टाइल है। आई रिपीट माय क्वेश्चन, आप चैट में आंसर लिखो सब लोग। मैं मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहा हूं, यह आंसर चैट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरी बैलेंस शीट में, बिजनेस की बैलेंस शीट में, शुड आई राइट 14,000 एज अ बैंक बैलेंस और शुड आई राइट 10,000 एज अ बैंक बैलेंस? दैट्स माय क्वेश्चन। चैट में लिखो। सब लोगों ने, 24 स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बाकी के लॉग इन होके सो रहे हैं, बट ऑल द 24 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है कि 14,000 हमारी बैलेंस शीट में आएगा। वेरी गुड, वेरी ट्रू। ये नॉलेज जानते ही आप बैंक रिको डिफरेंटली सीखने वाले अभी पता चल जाएगा। 14 इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मेरी बैलेंस शीट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से बनती है, और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मींस माय जर्नल, माय लेजर, माय कैश बुक। तो ऑब्वियसली मेरी बैलेंस शीट में 14,000 आएगा। 10,000 तो बैलेंस एज पर बैंक है, वो तो उसके फाइनल अकाउंट में आएगा। मेरे फाइनल अकाउंट में बैंक बैलेंस 14,000 आएगा, वो बिल्कुल सही है। मेरे फाइनल अकाउंट में बैंक बैलेंस 14,000 आएगा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, हमें जो यहां बैंक बैलेंस दिया है, अब सुनना मेरी बात, हमें जो यहां बैंक बैलेंस दिया है, ये जो बैंक बैलेंस दिया है, वो सोच के बोलो कैश बुक वाला बैंक बैलेंस है या पासबुक वाला बैंक बैलेंस है? जल्दी से बोलो। ये तो पासबुक वाला है। देखो ना, मैंने लिखा भी है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आप 2552 से एग्री करते हैं कि ये वाला फिगर आना चाहिए कि कैश बुक वाला आना चाहिए? जल्दी से बोलो। कैश बुक वाला आना कैश बुक चाहिए। वाला आना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि मैंने बैंक में 2552 भरा है स्टार्टिंग में, बैंक ने क्लियर कर दिया, ये स्टार्टिंग की बात है। लेकिन इसके बाद में मैंने, पता है, 2 चेक भरे हैं, एक 56 के और एक 80 के। मैं 80 की बात बाद में करता हूं, एक एक चेक अलग लेना है सिर्फ। क्या आपको पता है मैंने कैश बुक में 56 के चेक डिपॉजिट किए हैं, बैंक में भरे भी है? पता है मैंने इधर भी एंट्री कर दी है, देखो ना, इधर भी एंट्री कर दी है। 136 के अंदर ब्रेकअप है 56 एंड 80। डू यू अग्री और नॉट?
मैंने 56 के चेक भरे हैं क्या अप टू 31 दिसंबर? ये चेक क्लियर हुए हैं? ये क्यों एको कहाँ हो रहा है? बताइए जरा, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई एको? सर इशिका का माइक चालू है इसलिए। एको किसका माइक का गड़बड़ है? मेरा तो सब बंद कर दिया है माइक। एनीवे, मैंने चेक 56 बैंक में भरे हैं, डू यू अग्री? जल्दी बोलो। 56 भरे यस हैं, सर। क्या ये पास हुए हैं? क्या ये पास हुआ है? नो। तो जब बैंक वाला चिल्लाता है कि हमारा उसके वहां 2552 का बैलेंस है, तब हमारा अकाउंटेंट क्या चिल्लाता है कि उसके हिसाब से कितना बैलेंस है? 2608। 2608। अब बताओ, मेरी बैलेंस शीट में 2552 लिखूं या 2608 लिखूं? 2608। 2608। बाय चांस मैंने 2552 लिखा है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? बाय चांस मैंने 2552 लिखा है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? 2608 में। 2608 में। तो 2552 को 2608 में कन्वर्ट करने के लिए मैं 56 का क्या करूं? 2552 को 2608 में कन्वर्ट करना है, तो मैं 56 का इधर क्या करूं? Add 2552 को 2608 में बैंक कन्वर्ट करना है, तो मैं 56 का क्या करूं? बैंक टू डेटर्स। नहीं मतलब क्या करूं? प्लस करूं 56 या माइनस करूं? दैट्स माय क्वेश्चन। add ऐड कर देना होगा। और इसी को आप 11th स्टैंडर्ड का बैंक रिको बोलते थे। पता है 11th स्टैंडर्ड में आप क्या करते थे? टीचर बोलता है बैंक रिको सीखेंगे, क्वेश्चन देती थी। क्या क्वेश्चन देगी पता है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 2552, फिर ट्रांजेक्शन नंबर 1, चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड 56। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन देते थे। फिर आप एक स्टेटमेंट बनाते थे, बैंक हाँ सर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2004। ठीक, वहां आप स्टार्ट करते थे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 2552। फिर तुम्हारी टीचर कुछ प्लस माइनस से कुछ सिखाती थी, ऐसे सिखाती थी ना कुछ? हाँ सर, एड लेस। हाँ, प्लस माइनस कुछ तो करते थे, आई डोंट नो क्या करते हैं। बट तुमको पता चला, तुम लोग अभी बैंक रिको कर दिया, नॉट नोइंग दैट आप बैंक रिको कर रहे हैं। हाँ आपको सर। कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए? आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि बिजनेस की बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आता है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए? कि बिजनेस की बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आना चाहिए, एंड दैट अमाउंट इज 2608। ये अभी वाले प्रॉब्लम में। सो फॉर एनी रीजन आपने 2552 लिखा है, तो 56 प्लस कर देना होगा। चलिए, समझ में आया? ये वर्किंग कॉपी कर दो, जो नीचे वर्किंग लिखा है वो कॉपी करो, और ये वर्किंग को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, सो कीप मोर लाइन, कीप मोर नंबर ऑफ लाइंस। ये वर्किंग में हम और आगे बढ़ाएंगे। एंड यहां भी 56 प्लस कर दो। चलिए, ये वर्किंग भी कॉपी कर दो। क्या आपको पता चला है? आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीख रहे हैं विदाउट नोइंग दैट आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीख रहे हैं? पता चला? इस स्टाइल से बैंक रिको सीखने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? कि कौन सा वाला फिगर बैलेंस शीट में आता है बिजनेस की? कैश बुक वाला। इतना लिख दिया तो मुझे बोलो, बाद में हम आगे जाते हैं, और भी ट्रांजेक्शन है। इतना लिख दिया तो मुझे बोलिए, वी हैव मोर ट्रांजेक्शंस। इनफैक्ट मैं पूरा प्रॉब्लम ही सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट के लिए कर रहा हूं। मुझे ये सिखाना है। ये वर्किंग आप लिखो, ये वर्किंग थोड़ी लंबी करना, बिकॉज और इसमें 3-4 ट्रांजेक्शन आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
Yes, sir, done. ये ठीक से लिखना, Plan, sir. ये एकदम ठीक से लिखना। क्या आपको लग रहा है यू आर लर्निंग डिफरेंटली बैंक रिको कि नहीं लग रहा है? तुम्हारे में से हो सकता है कोई टीचर ने ऐसा भी पढ़ाया हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। आई टीच बैंक रिको इन दिस वे इन 11th स्टैंडर्ड। हो गया? Yes, sir. अब आगे चले, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। 80 रुपीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया 56 और 80 समझने के लिए अलग अलग स्टडी किया है। चलो अभी 80 रुपीज की बात कर रहा हूं। द अदर चेक ऑफ 80 वॉज डिसऑनर्ड। बाद में 80 का चेक तो डिसऑनर हो जाएगा, कस्टमर गायब हो गया है, भाग गया है, एंड द अमाउंट इज ऑल्सो बैड हो गई है। अब मेरी बात सुनना, ये 80 रुपीज जो लॉस होने वाला है, मैं बैंक रिको की बात तो बाद में करता हूँ, बैंक रिको मैंने अभी नहीं बोला है। मुझे खाली ये देखना है 80 रुपीज का ये जो बैड डेट्स लॉस है, वो लॉस करंट ईयर में बुक करना है कि नेक्स्ट ईयर में करना है? करंट ईयर में लग रहा है। यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? देखो, जब हम नॉर्मल 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट बनाते थे, पता है जितने भी डेटर्स है उसमें से हम एज्यूम करते हैं कि कुछ डेटर फ्यूचर में पैसा नहीं देने वाला है, उसका लॉस भी अभी बुक करते हैं ना। याद आया कुछ? 11th स्टैंडर्ड आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करते थे। 11th स्टैंडर्ड में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करते थे ना। Yes. वो डेटर एक्चुअल पैसा तो फ्यूचर में नहीं देने वाला है, लेकिन उसका लॉस कब बुक करते हैं? करंट ईयर में। ऐसा क्यों? तो सुनना, ऐसा क्यों। कोई एडजस्टमेंट 3 कंटिन्यू करते हैं। There is a अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, उसका नाम है इवेंट। आप मत लिखना, मैं बोलूं तो अब लिखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, हाँ अभी लिख सकते हैं। एज पर AS5, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसका नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। नाम ही क्लियर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहा है। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मेरा भले ईयर एंडिंग खत्म हो गया, बट 1-2 महीने में कुछ इवेंट हो रहा है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता पता है? जो डेटर्स उसके मनी ऑलरेडी डाउटफुल है बैलेंस शीट के डेट पर, बैलेंस शीट के डेट पर जिसके मनी ऑलरेडी डाउटफुल है, और बाद में ईयर एंडिंग के बाद सच्ची में पैसा डूब जाता भी है। ईयर एंडिंग को तो हमको डाउटफुल डेट दिख रहा था, बट बाद में रियली बैड डेट्स भी हो जाता है, डूब भी जाता है, तो उसका लॉस करंट ईयर में ही बुक करना होता है। सो एज पर AS5, ये हम AS5 में पढ़ेंगे। अभी हम डिटेल डिस्कशन इसके बारे में नहीं कर रहे। हम लोग को कुछ बातें एक्सेप्ट करनी होगी कि उसकी एंट्री अभी करनी होगी, उसकी रीजनिंग AS5 में देखेंगे। एज पर AS5, जिसका नाम है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो क्या बताते हैं? जो लॉस ऑलरेडी होने की पॉसिबिलिटी मुझे बैलेंस शीट डेट पर दिख रही है, लॉस होने की पॉसिबिलिटी बैलेंस शीट डेट पर दिख रही है, और बैलेंस शीट डेट के बाद रियली में वो लॉस होता है, तो उसकी एंट्री करंट ईयर में ही करनी होगी। सो एज पर AS5 इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैड डेट्स losses 80 rupees should be recorded in which year? बताइए। मैं बैंक रिको की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बाद में बात करता हूं। should be recorded in current year। क्या ये मीनिंग समझ में आया जो मैंने लिखा? वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो आप उस वक्त पढ़ेंगे, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट,
वो स्टैंडर्ड का नाम है बैड डेट्स लॉस 80 रुपीज शुड बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। वैसे वो स्टैंडर्ड में क्या बोलता है, जो पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी मुझे बैलेंस शीट की डेट पर दिख रही है और बाद में सच्ची में डूब जाता है, तो उसका पूरा प्रोविजन, पूरा लॉस करंट ईयर में करना होगा। ठीक है, तो बैंक रिको की बात बाद में करता हूं। मुझे 80 रुपीज का लॉस करंट ईयर में बुक करना है, बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है। ये मैं बैड डेट्स रिकॉर्ड तो तब कर सकता हूं ना जब पहला चेक को डिसऑनर करना होगा ना, तो ही बैड डेट्स हो सकता है ना। फिलहाल तो मेरी लास्ट एंट्री क्या है पता है, मेरी लास्ट एंट्री क्या है, मैंने अभी भी सर्कल किया, लास्ट एंट्री बैंक टू डेटर था। तो ये बैड डेट्स लॉस रिकॉर्ड करने के पहले मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से बोलो। ये बैड डेट्स लॉस रिकॉर्ड करने के लिए पहला तो मुझे 80 का चेक डिसऑनर करना पड़ेगा ना, तो ही मैं बैड डेट्स लॉस कर सकता हूं। हेंस रिकॉर्ड एंट्री फॉर, क्योंकि वो चेक बोगस ही है, डिसऑनर एंड बैड डेट्स। जब तक मैं चेक को डिसऑनर नहीं करता हूं तब तक बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकता। सो बताइए, 80 रुपीज का चेक भले डिसऑनर नेक्स्ट टाइम होगा, वो चेक का मीनिंग ही नहीं है। सो डिसऑनर की एंट्री कर दो तो ही मैं बैड डेट्स की एंट्री कर सकता हूं। क्या आपको ये, कितने लोग को ये बात समझ में आया जो भी मैंने अभी अभी लिखा है एडजस्टमेंट 3? चेक में वर्ड लिखो यस। जो भी मैंने बोला 80 रुपीज के बारे में समझ में आया तो चैट में यस वर्ड लिखो। वेरी गुड। As per accounting standard 5, event occurring after balance sheet date, bad debts loss 80 should be recorded in current year. Hence, record the entry for dishonor and bad debts. क्योंकि जब तक मैं चेक को डिसऑनर नहीं करता हूं तब तक बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूं। सो मैंने लास्ट एंट्री चेक मिलने की पास किया था बैंक टू डेटर्स, उसको डिसऑनर कर दो, डेटर्स टू बैंक 80 रुपीज एंड बाद में बैड डेट्स टू डेटर 80 पोस्ट कर दो। डेटर्स टू बैंक 80 का पोस्टिंग कर दो, डेटर्स टू बैंक 80 का पोस्टिंग कर दो एंड बाद में बैड डेट्स टू डेटर की पोस्टिंग कर दो। डेटर्स टू बैंक 80 डिसऑनर्ड, चेक मिला बोगस ही था। सो मैंने चेक को डिसऑनर किया, डेटर्स टू बैंक। अब बैड डेट्स की एंट्री करता हूं। अब बैड डेट्स टू डेटर्स। अब हम बैंक रिको की बात करेंगे कि क्या कोई इंपैक्ट है या नहीं है, देखेंगे। फिलहाल तो कर दो ये एंट्री। मुझे चेक मिला था लास्टली, उसकी एंट्री हुई थी, मिलने पर बैंक में भरा था। भले वो डिसऑनर नेक्स्ट ईयर में होता है, उसकी इंपैक्ट करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर देनी होगी क्योंकि चेक बोगस है, पैसा डूब गया, मुझे बैड डेट्स लॉस भी लिखना है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है। चले आगे। अब चेक करते हैं बैंक रिको में कोई इंपैक्ट है या नहीं है, चेक करते हैं। बट पहले ये एंट्री लिखा, ये वर्किंग भी लिखा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसका नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 80 रुपीज का बैड डेट्स करंट ईयर में होता है। वैसे एग्जैक्ट थियरी क्या है एस5 की, कि जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी मुझे बैलेंस शीट डेट पर दिखती है वो लॉस बाद में हो जाता है ईयर के बाद, फिर भी वो लॉस करंट ईयर में ही बुक करना है। सो मुझे 80 रुपीज का लॉस बुक करना है, वो तभी कर सकता हूँ जब चेक को डिसऑनर करता हूँ, तो ही बैड डेट्स एंट्री कर सकता हूँ।
ठीक है, अब देखते हैं बैंक रिको में क्या इंपैक्ट है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूँ, एकदम ध्यान से देखना, क्या बैंक रिको में कोई इंपैक्ट है या नहीं है। पता है पहले 2552 था, मैं 56 और 80 का अलग अलग कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 56 का अलग किया, 80 का अलग किया, 136। फिर मैंने चेक डिपॉजिट किया था, पता है ना, हमने एंट्री भी कर दी थी कैश बुक में, 136 के अंदर वो 80 भी है। मैंने चेक बैंक में भरा भी था, चेक डिपॉजिट किया था, फिर वो चेक डिसऑनर्ड भी हुआ था। ये जो भी हुआ है मेरी कैश बुक में हुआ है। मैंने 80 चेक भरा, 80 डिसऑनर हुआ। बैंक को तो कोई लेना देना ही नहीं था ये ट्रांजैक्शन से, ना तो उसको चेक मिला था, ना तो डिपॉजिट है, ना तो डिसऑनर है, कुछ नहीं करना है बैंक में। और इधर भी 2552 है। मुझे बैलेंस शीट में बाहर का फिगर क्या लिखना है, 2552। तो हमने ऑलरेडी ये वाला 2552 लिखा है, पासबुक वाला। एक्चुअली मुझे कैश बुक वाला लिखना है, बट एनीवे फिगर तो 2552 ही है। तो बताओ बीआरएस का कोई इंपैक्ट है, चैट में लिखो। बीआरएस में क्या इंपैक्ट है, चैट में लिखो। बीआरएस में इंपैक्ट है तो वाई वर्ड लिखो, बीआरएस में नो इंपैक्ट तो एन वर्ड लिखो। आपको लगता है 80 रुपीज का ट्रांजेक्शन बीआरएस में इंपैक्ट नहीं करता है तो एन वर्ड लिखो। और आपको लगता है 80 रुपीज का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बीआरएस में तो वाई वर्ड लिखो। वाई माने इंपैक्ट है, एन माने इंपैक्ट नहीं है। एक भी आंसर नहीं आया है 80 रुपीज का, एक भी आंसर नहीं आया है 80 रुपीज का, एक भी आंसर नहीं आया। यस 24 आंसर एन आ गया। आप सही आंसर बोल रहे, नो बीआरएस इफेक्ट। बीआरएस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2552 है और मुझे ये वाला 2552 चलता है। अमाउंट तो सेम है ना, चल जाएगा। एक्चुअली हमने इधर का 2552 लिखा है, रियल में इधर का 2552 चाहिए, बट एनीवे क्योंकि अमाउंट सेम है तो मेरा प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया। नो बीआरएस इंपैक्ट। खाली आप वर्किंग लिख लो, 80 रुपीज भूल जाओ, ये 56 भूल जाओ, 56 भूल जाओ, 2552 ही लिखा है मैंने, 56 अलग ट्रांजेक्शन था। नो बीआरएस इंपैक्ट। सो 2552 मेरा कैश बुक में था, पासबुक में था। मैंने 80 का चेक भरा है, फिर कैश बुक में डिसऑनर हो गया है तो 2552 ही रहती है। मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट में 2552 ही लिखा है। सो नो बैंक रिको इफेक्ट, लिख डालो। सो ये वाला ट्रांजेक्शन खत्म हो गया मेरा, ये वाली पूरी एडजस्टमेंट ही खत्म हो गई है। अब ये वर्किंग लिखो, ये वर्किंग को मैं और आगे बढ़ाने वाला हूं, ये वर्किंग को मैं और आगे बढ़ाने वाला हूं। लिख दिया, चले आगे। सो बैंक रिको सही तरीके से सीखने के लिए आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस शीट में लिखना होता है, दैट्स इट। आई होप आपने इतना लिख दिया। आगे जाओ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। Yes. नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। Checks issued but not वापस बोलो। presented. हाँ, द फॉलोइंग चेक हैड बीन इश्यूड, मैंने चेक दिए बट नॉट प्रेजेंटेड, रेंट एंड लाइट। मतलब मैंने दो चेक दिए, एक रेंट का एक लाइट का। जो आदमी को चेक दिया है ना, वो आदमी हमारी बैंक से पैसा लेने नहीं आया, उसी को बोलते चेक इज नॉट प्रेजेंटेड। ओके, बैंक रिको की बात तो मैं बाद में करता हूँ। पहले ये बताओ, अभी तक हमने हमारी किताब में ये 160 और 120 की एंट्री किया है या नहीं किया है, पहला ये बताइए। नहीं किया है। नहीं किया है, राइट आंसर है। कैसे पता चला? हमने अभी तक जितनी भी एंट्री किया है वो तो पासबुक देख के ही किया है। तो पासबुक में तो उतने ही चेक आते हैं जो क्लियर हुए हैं, जो पास हुए हैं, जो बैंक ने पेमेंट कर दिया है। जो चेक के पैसे वो पार्टी बैंक में आई ही नहीं है कलेक्शन के लिए, तो श्योरली बैंक ने पेमेंट नहीं किया है। बैंक ने पेमेंट नहीं किया है तो पासबुक में नहीं लिखा है, तो मैंने भी नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने चेक दिया, याद है ना, मैंने ये दो रूल बताए थे, आपकी व्हाइट नोटबुक में लिखे थे। क्या रूल नंबर 2 में क्या लिखा था? एंट्री फॉर इश्यू ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस व्हेन द चेक इज इश्यूड। तो एंट्री करो, पहले तो ये एंट्री करो। सो एडजस्टमेंट नंबर 4, एंट्री फॉर
issue of check to be recorded now. क्या क्या है वो? रेंट डेबिट और क्या था? रेंट और क्या था वो? रेंट और Lighting charges. लाइटिंग. रेंट 160, लाइटिंग 120. एंट्री फॉर इश्यू ऑफ चेक टू बी रिकॉर्डेड नाउ. हमने ये चेक की एंट्री नहीं किया है, मुझे लिखना है. रेंट पीएनएल में डेबिट कर देगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में है और बैंक में पेमेंट कर देगा. एंट्री फॉर इश्यू ऑफ चेक टू बी रिकॉर्डेड नाउ. रेंट डेबिट 160, लाइटिंग डेबिट 120 एंड बैंक पेमेंट. ठीक है. सो मैं एंट्री करता हूं. अब मैं एंट्री करता हूं रेंट. सो चेक इश्यूड. बाहर की कॉलम में बाद में लिख देंगे. और लाइटिंग में भी चेक इश्यूड. मुझे नहीं मालूम और कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, इसके लिए मैं अभी भी इनर कॉलम में लिखता हूँ. लाइटिंग में तो है और एडजस्टमेंट मुझे मालूम है, आगे आउटस्टैंडिंग वगैरह है. रेंट चेक इश्यूड. इलेक्ट्रिसिटी चेक इश्यूड. बैंक में दूसरी इफेक्ट दे दो. रेंट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी टू बैंक. बाहर की कॉलम में बाद में लिखेंगे, इधर लिख डालो. चेक इश्यूड बाय रेंट by electricity by rent by electricity. By rent by electricity. ऑलराइट. अब इसकी ये दो ट्रांजेक्शन की बैंक रिको में इंपैक्ट देखते हैं. क्या आप में से कोई बताना चाहता है बैंक रिको में इंपैक्ट? सेम दो ट्रांजेक्शन की इंपैक्ट बैंक रिको में. सपोज मेरे पहले 2552 था, कैश बुक और पासबुक इक्वल था. फिर मैंने एक 160 का चेक दिया, एक 120 का दिया. बैंक में से तो पैसे नहीं गए हैं, तो इधर तो पैसे कम हो गए हैं. पहले 2552 था, 2552. फिर मैंने पेमेंट दिया 160, 120. तो इधर 2272 होता है, पासबुक में 2552 होता है. सो जब बैंक वाले चिल्लाते हैं कि तुम्हारे हमारे पास 2552 रुपीस है, तब हमारा जो अकाउंटेंट है बॉस को बोलता है, बॉस बैंक की बात मत मानना, हमारे पास ओनली 2272 रुपीस है बैंक में. अब बताओ, मेरी बैलेंस शीट में, बिजनेस की बैलेंस शीट में बाहर की कॉलम में 2552 आना चाहिए या 2272 आना चाहिए? जल्दी से बोलो माइक में. बिजनेस की बैलेंस शीट में 2552 आना चाहिए या 2272 आना चाहिए? जल्दी से बोलो. 2272. 2272 आना चाहिए. फॉर एनी रीजन आपने 2552 लिखा है, फॉर एनी रीजन आपने 2552 लिखा है, तो क्या करूं? यहां से यहां पहुंचने के लिए मैं क्या करूं? 2552 से 2272 क्या करूं? 160, 120 को बैंक रिको मैं क्या करूं? यदि मैंने 2552 पासबुक का बैलेंस लिखा है और मुझे 2272 लिखना है बाहर की कॉलम में, तो बताइए मैं क्या करूं? लेस करना है. 160 एंड 120 लेस करना है. सो 160, 120 लेस करना है. अब बैंक रिको का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. आप बाहर लिख सकते हैं, ये फिगर बाहर लिख सकते हैं अभी, क्योंकि नाउ देयर आर नो मोर बैंक रिको ट्रांजेक्शन.
ये जो वर्किंग प्लस माइनस मैंने बैलेंस शीट में ही कर दी है, कोई स्टूडेंट रफ में वर्किंग में करते हैं बाहर तो भी चलता है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट देयर नो मोर बैंक रिको ट्रांजेक्शन। सो बाहर कितना आ गया अभी 2028 आ गया, या चेक कर लो। कि 2328 कितना आ गया ये बात जरा बताओ। 2328 है, हाँ 2328 ये कहाँ आएगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया ये अभी क्या हो गया है? ये 2328 क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारी जो कैश बुक है, यह हमने टेम्पररीली पासबुक वाला फिगर है, क्या ये आपको 2552 चलेगा? जल्दी से बताओ। नहीं सर, नहीं क्या चलेगा। आपको चलेगा। कैश बुक बैंक कॉलम में 2552 चलेगा कि आपको 2328 चाहिए? 2328 चाहिए। 2328 जो ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में होते हैं उसके बैलेंस होना ही चाहिए, और ऐसा ही लिखना और काट के बताना ताकि आपको समझ में आया कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है। पहले तो 2552 ही लिखा था, मगर वो पासबुक था तो उसको हमने कैश बुक बैंक बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ हमारा बैंक रिको के ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। आप स्पीड बढ़ाइए, प्रॉब्लम और लंबा है, हम और आगे जाएंगे। 11th स्टैंडर्ड में पता है ना आप ये बैंक रिको कैसे लिखते थे? बड़ा सा स्टेटमेंट बनाते थे, वहां ऐसे स्टार्ट करते थे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 2552, फिर लिखते थे ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 56, फिर लिखते थे लेस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 160, वापस एक बार चेक इश्यूड but not presented to bank for payment less 120, फिर फाइनल आंसर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 2328। फिर हमको ये नहीं मालूम था वो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक निकाला क्यों था। हमको टीचर ने जब बैंक रिको सिखाया तब ये नहीं बताया था कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक निकाला क्यों है। सही जवाब ये है कि मेरी बैलेंस शीट में मेरे फाइनल अकाउंट में मुझे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए। बात समझ में आया? चले आगे। यस सर। आज नया सीखे ना, ऐसा लग रहा है ना थोड़ा नया है, अलग स्टाइल से है कि नहीं? यस सर, अलग 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 अंदाज से है। चलिए आगे। ऐसा नहीं है कि आपने गलत सीख के आया, आप सही सीख के आए, बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू लर्नड अर्लियर। चलिए ये लिख दिया, ये भी कॉपी कर दिया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। वही ट्रांजेक्शन लास्ट लाइन, अदर स्पेशल कस्टमर ओड 192, ये क्या है? अदर स्पेशल कस्टमर ओड 192, बैलेंस ऑफ डेटर्स। डेटर्स 192, डेटर्स 192, डेटर्स 192। आगे ये तो मिस कर दिया मैंने, फोर्थ तो एडजस्टमेंट पहले ही कर दी थी, थर्ड की लास्ट लाइन मिस हो गया था। फिर भी अदर स्पेशल कस्टमर ओड 192 लिख दिया। डेटर्स पता है ना, जो ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में आते हैं उसके लेजर अकाउंट में वर्ड बैलेंस होता है। थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ, द कैश पेड इनटू द बैंक included 240 from a sale of surplus shop fitting. There was no profit loss on this transaction. The cash paid in the bank includes 240 from a sale of surplus shop fitting. See इसका मीनिंग क्या है? सुनना। पता है हमने बहुत बड़ा, अब देखो रिसीट में तो अभी तक कुछ पैसे ही नहीं आए हैं, मगर पेमेंट में मैंने 9544 बैंक में भरा है। इनफैक्ट मेरा डिफॉल्ट एजम्पशन ये है
कि जितना भी पैसा कैश बुक में आता है, कैश कॉलम में, वो सेल्स एंड कस्टमर से ही आता है। ये मेरा डिफॉल्ट एजम्पशन है ना, बिजनेस में से तो पैसा कस्टमर से ही आता है। बट ये वाला एडजस्टमेंट बताता है रुको, सबके सब पैसे कस्टमर से नहीं आए। हमारा डिफॉल्ट एजम्पशन होता है सब पैसे कस्टमर से आते हैं, बट एक यहाँ एडजस्टमेंट बताया है, तुम ऐसा मत एज्यूम करो गारंटी से 240 कस्टमर से नहीं आया है। पैसा गया है बैंक में, नो डाउट अबाउट दैट, बट गारंटी से वो कस्टमर से नहीं आते। तो हमने पूछा अच्छा तो बताओ कहां से आया है, तो बोलता है आपने शॉप फिटिंग बेच दिया है। हाँ, वो बेचने पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, तो बताओ शॉप फिटिंग बेचने की एंट्री क्या करूं, शॉप फिटिंग बेचने की एंट्री क्या कर दूं, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, कैश टू शॉप फिटिंग, और शॉप फिटिंग में से कैश लेस कर दूं, सोल्ड, बस इसका कुछ नहीं करना है बाकी। सो ये एडजस्टमेंट हमको बताता है अल्टीमेटली कि ड्यूरिंग द ईयर वी हैव सोल्ड वन शॉप फिटिंग, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस नहीं है तो मेरी एंट्री हो गई है कैश टू शॉप फिटिंग। कैश कॉलम में क्यों, क्योंकि बाद में उसी को तो बैंक में भरा है। सो ये जो भी मैंने पैसा बैंक में भरा होगा, मैक्सिमम मनी कस्टमर से आया है, बट एक्सेप्शनली वन मनी कस्टमर से ना आते हुए वो शॉप फिटिंग में से आया है। तो वही तो मीनिंग है इसका कि देखो ना कि द कैश पेड इन द बैंक, ऑफिसर निकाल के बैंक में भरा है ना, इंक्लूडेड 240 फ्रॉम अ सेल ऑफ सरप्लस शॉप फिटिंग, देयर इज नो प्रॉफिट लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन। तो बताओ ये ट्रांजेक्शन की फिर एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, टू शॉप फिटिंग, कैश डेबिट टू शॉप फिटिंग 240, तो मैंने एंट्री पोस्ट कर दिया है। बाद में लास्टली ये मनी का होता क्या है, सिर्फ ये मनी नहीं, सब मनी का एक ही फाइनल डेस्टिनेशन है। क्या, सिर्फ ये मनी नहीं, सब मनी का क्या फाइनल डेस्टिनेशन है, थोड़ा सा ड्राइंग वेजिस एक्सपेंस करने के बाद बचा हुआ पैसा सब बैंक में भर दिया है मैंने। ठीक है, चलिए आगे। तो कस्टमर से तो जब आएगा तब लिखेंगे हम। नेक्स्ट करिए, चलो नंबर 6, द इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्ड द ईयर। पता है आपको द ईयर का मीनिंग क्या है, द ईयर, 12 द month ईयर का मतलब payment. क्या, ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, द ईयर माने 1 ईयर, द ईयर माने क्या, 1 ईयर, द ईयर माने 1 ईयर। सो इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर 1 ईयर अप टू 30th जून। मेरा ईयर एंडिंग तो 31st दिसंबर है, तो बताइए हाउ मेनी मंथ प्रीपेड, 6 months. 6 मंथ प्रीपेड, बिल्कुल सही। ये इंश्योरेंस प्रीमियम 1 ईयर का है, तो 6 मंथ प्रीपेड, लेस एन असेट्स, दिसंबर टू नेक्स्ट जून का प्रीपेड है। 12 मंथ का 160 है, प्रीपेड इंश्योरेंस। Prepaid insurance, less an asset. Insurance premium is for the year. The year is 1 year. So 1 year का 160 है, तो 6 month का 80 prepaid है। चलिए आगे, less an assets। नेक्स्ट क्या है, रेट्स के बारे में क्या लिखा है, एंड द रेट्स कवर्ड द पीरियड ऑफ 9 months अप टू 31st मार्च। रेट्स के लिए क्या बोला है, रेट्स के लिए the rates covered the period of 9 months up to 31st March। तो बताइए वो कितना प्रीपेड है, वो तो 3 मंथ का प्रीपेड है ना, 3 हाँ months। वो तो सिर्फ 3 मंथ का प्रीपेड है। $249 मंथ का है, 3 मंथ प्रीपेड है, 80 रुपीज। प्रीपेड रेट्स 240 for 9 month, वो अप टू मार्च 9 मंथ का है।
3 months prepaid, less than assets. Less than assets. Prepaid rates. Prepaid rates. Over. आगे. Suppliers unpaid invoices 1792. Suppliers unpaid money creditor 1792. And 32 is owing for electricity, outstanding electricity. So creditor and outstanding electricity. Creditors 1792. पता है ना, जो ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में आते हैं उसके लेजर अकाउंट में तो आना ही चाहिए. आगे 32 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी. चले, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सब हो गया ना. बचा क्या है अभी, बताओ क्या बचा है. परचेस सेल्स. ओके, तो क्लोज करना स्टार्ट करें. सबसे पहला डेटर्स. पता है ना ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये प्रॉब्लम है. क्यों ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा? स्टार्ट किया दीजिए. हाँ, नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो चलिए. तो बचा क्या है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट सेल्स मिलेगा. कितना है क्रेडिट सेल्स? 648. मेरा अरे पहला मिसिंग फिगर है ये. 568. $568. 568. ओके, फिर क्रेडिटर्स में क्या बाकी है? परचेस. परचेस
कितना है? 9440. परचेस। सोचो भी कैश कॉलम में क्या आएगा? कैश सेल्स. कैश सेल्स। इनफैक्ट हम सिर्फ कैश सेल ही करते हैं, ओनली स्पेशल कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं। हम सबको कैश सेल ही करते हैं, ओनली स्पेशल कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं। सो ये मेरा थर्ड फिगर है, थर्ड मिसिंग फिगर। Is it 12872? Yes, चेक sir. करो या 12872 है। Yes, sir. Yes, sir. बैंक देखो शायद अपने आप टैली हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ मिसिंग नहीं दिखाई दे रहा है बैंक से। चेक करो 14944 है। Tallied. क्यों टैली हुआ? उसका मतलब है तुम्हारा बैंक रिको भी सही था, समझ में आया? ये टैली हो गया आपकी बैंक कॉलम का, मतलब ये भी हो गया ना हमारा बैंक रिको भी तो सही था, वरना टैली नहीं होती थी ना बैंक कॉलम। चलिए अब क्या बचा? जीपीएमपी। जीपीएनपी बताओ। Is that 4256? Yes, sir. The net profit 3000. अच्छा, ये रेंट का फिगर बाहर ले लिया आपने?
फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन भी यही लिखा था, रेंट 160 पर मंथ है, तो 6 मंथ का 960 होगा। कितना 2040? तो 2680। क्या? श्योर? 2680 आया। यस सर। 26 आपने 640 नहीं लिखा है, सन्ड्री एक्सपेंस। ओके यस। नहीं लिखा था ना? आ रहेगा। चेक करो नेट प्रॉफिट कितना है। Yes, sir. 2040. 2040. Because of profit, capital becomes more. Yes, happy ending. By the way, बैलेंस शीट टैली क्यों हो रही है? क्योंकि तुम 1 रूल एंड रूल 2 स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, so बैलेंस शीट ऑलवेज टैलीज। सही है ना? वीडियो देखने वाले वीडियो रिवाइंड फॉरवर्ड जो भी करना है करो।